आइए हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला। पहला है वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों में देखेंगे एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन हो सकते हैं। नमस्कार है हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में बद्ध है। देवनागरी लिपि जो है अक्षरिक लिपि है, यानी हम लोग का जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो कौन सा लिपि में लिखते हैं, ये देवनागरी भाषा में लिखते हैं। देखिए कुल वर्णों की जो संख्या है ये 52 है। इसमें अयोगवा जो है 2 शब्द है, अंग अह है। व्यंजन में देखिए तो संयुक्त व्यंजन 4 है, मूल व्यंजन 33 है, उत्क्षिप्त आगत या द्विगुण व्यंजन जो देखिए 2 है। वहीं स्वर की संख्या 11 है, जिसमें देखिएगा तो अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घई, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। नेक्स्ट आता है स्वर। देखिए स्वर जिह्वा एवं ओष्ठक कृति है। इसमें पहला देखिए अग स्वर के उच्चारण में जीभ का जो आगे वाला भाग ऊपर उठता है। दूसरा कार है मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग जो है ये ऊपर उठता है, अतः इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। 3 नंबर कार है पश्च स्वर के जो है उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर कार है आवृत्ति मुखी यानी आवृत्ताकार स्वर। ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार जो है गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। नेक्स्ट 5वां नंबर कार है अर्ध सवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सवृत स्वरों के उच्चारणों से जो है थोड़ा अधिक खुलता है। 6 नंबर जो कार है अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख जो है विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। 7वां नंबर का रहा है सवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, जबकि विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख जो है सर्वाधिक खुलता है। 8वां नंबर का रहा है इसमें वृत्ताकार वृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार जो है गोल हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्वर तथा उनके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण में देखिए तो पहला जो है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और मुख विवरण खुलने के आधार पर। तो 2 तरह का स्वर का वर्गीकरण किया गया है, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और मुख के विवरण खुलने के आधार पर। अब देखिए इसमें कह रहा है एक में दिया है सवृत्ति स्वर में ई, हर्षी, दीर्घी, हर्षु और दुर्गु आता है, जबकि अर्ध सवृत्ति स्वर में देखिएगा तो ए और ओ आता है, जबकि विवृत में देखिएगा तो आ आता है, और अर्ध विवृत में जो आता है जो आ, ए, औ। ठीक है। नेक्स्ट कर है जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण देखिए। तो अग्र स्वर जैसे जीव हो गया तो इसका क्या होगा, ये इस भाग को अग्र कहते हैं, इस भाग को मध्य कहते हैं और इस भाग को पश्च भाग कहते हैं। तो देखिए अग्र भाग जो है इस भाग से हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ इसका जो है उच्चारण जो होता है अग्र भाग से होता है। इसी तरह से जैसे ये दे देगा ऑप्शन में, आप बोलेगा ये स्वर भाषा है, ये जिह्वा के किस भाग से बोला जाता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से। तो इसमें हो जाएगा ये अग्र भाग से बनता है। देखिए मस्त भाग से देखिएगा तो मध्य भाग में जो हो गया अ का उच्चारण जो है मध्य भाग में हो जाता है जीभ से, और पश्च भाग जो पीछे का भाग होता है ये देखिए यहाँ पे ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया और ये ऐसे होता है, ये तीसरा भाग हो गया। तो तीसरा भाग जो हो गया इससे पश्च भाग हो गया और इससे आ, उ, उ, ओ, औ इसका जो है उच्चारण किया जाता है। अब देखिए कहता है आवृत्ति मुखी आवृत्ताकार स्वर जो है ओष्ठकृति के आधार पर जो होता है। इसमें देखिए तो आवृत्ताकार स्वर में ये हो जाएगा आपका अ, आ, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ। ये क्या हो गया आवृत्तमुखी आवृत्ताकार स्वर हो गया। वहीं देखिए तो इसमें वृत्तमुखी और वृत्ताकार स्वर में जो आएगा इसमें आएगा उ, उह, ओ, औ तथा अंग आगत स्वर जो है उच्चारण होता है। उच्चारण में जो है लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है पहला जो किया गया ह्रस्व या लघु स्वर एक मात्रिक स्वर है, जैसे अ, हर्षी, उ हो गया। अ, हर्षी, उ तथा री को मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ या गुरु स्वर जिसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें आ, दीर्घी, उ, ए, ऐ, ओ, औ इन्हें जो है संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये दूसरा
स्वर्ग हो गया और पहला क्या हो गया, हस, दूसरा दीर्घ हो गया। और तीसरा जो आता है ये आता है प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे जो है त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे देखिए ये चिन्ह दे रखा है और एक 3 वाला चिन्ह दे रखा है, जब इससे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसको जो है ना अ भी बोला जाता है, ठीक है। जो लिखिएगा तो उसमें ये ऐसे लिखिएगा तो इसका मात्रा होता है अ। नेक्स्ट देखिए पहला जो हो गया ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा जो हो गया दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है। जो पहला स्वर में देखिएगा तो जैसे रचना हुआ अ और अ, ये दोनों को जो मिला दिया तो क्या बना, आ का निर्माण हुआ। एक हर्षी और दूसरा हर्षी, दोनों ई को मिलाने के बाद दीर्घ ई का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का है, मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी में किया था। तो ये पाणिनि एक व्याकरणविद थे जो अपने सबसे पहले व्याकरण के अष्टाध्यायी कहता है। अपने जो भारतीय संस्कृति में सबसे पहला जो है पाणिनि का ही व्याकरण का बुक था जो अष्टाध्यायी था, जिसमें व्याकरण की चर्चा किया गया था। कह रहा उच्चारण एवं स्थान की दृष्टि से स्वर्गों का वर्गीकरण। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे देखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं दोनों ध्वनि अंगों जैसे कंठ, ओष्ठ, कंठ, तालु से भिन्न भिन्न जो है स्वरों का उच्चारण होता है, जो इस प्रकार है। इसमें देखिए कंठक स्वर यानी कंठ से जो है बोलने वाला भाषा होता है, उसमें होता है अ, आ। ये इसको उच्चारण करिएगा तो ये कहाँ से होगा, कंठ से उच्चारण होगा। तो कंठ से उच्चारण में आता है अ और आ। दूसरा बात आता है कंठोस्थ, यानी नीचे का भाग है ना, कंठोस्थ के नीचे वाला भाग, कंठ ऊपर वाला नीचे वाला भाग हो जाएगा कंठोस्थ। स्वर्ग में ओ औ, ओ औ, और इसमें मुंह का भी जो है, मुंह का आकार जो है वो गोल हो जाता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है ओष्ठक स्वर में आता है उ उह। क्या आता है, उह उह। उसके बाद देखिए कंठ तालु स्वर में आएगा ए ऐ, ठीक है, ये कंठ तालु में आता है। इसके बाद जाता है तालव्य स्वर में, तो हर्षी आता है और दीर्घी आता है तालु स्वर में, ठीक है। जो दांत और जीवा के ऊपर वाला भाग होता है उसको तालु कहा जाता है। उसके बाद मूर्धन्य स्वर, देखिए फिगर तो दे ही रखा है, मूर्धन स्वर, ये री हो गया, एक मूर्धन स्वर हो गया। अब आता है अयोग वाह वर्ण। क्या है, अयोग वाह वर्ण। जो योग न होने पर भी साथ रहे उन्हें अयोग वाह वर्ण कहते हैं, जैसे कि अंग अह। क्या है, अंग अह। हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका जो है चिन्ह देखिए, जो ऊपर में बिंदु है इसको ही अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं और इसका चिन्ह जो है 2 डॉट वाला हो जाता है, ये विसर्ग हो गया। नेक्स्ट है अनुस्वर और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका जो है उपयोग दोनों स्वरों और व्यंजनों में होता है। स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप यहाँ से इसका तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जब पास करिएगा तभी आपका नेक्स्ट कॉपी जो है आपका चेक होगा। जो 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन होगा, तो पहले आपको हिंदी पास करना अनिवार्य है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में यदि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है और 75 क्वेश्चन हिंदी का आता है, तो इंग्लिश में मान लीजिए कितना भी आप सही करिएगा तो मैक्सिमम 10 से 12 सही होगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट के इंग्लिश वीक होता है, तो ये 10 से 12 सही होगा। और 75 हिंदी में से यदि कर लीजिएगा तो आपको 50 प्लस सही होगा, ठीक है। ऐसे ही बता रहे, जैसे हम दरोगा का मेंस दिए थे तो उसमें 100 क्वेश्चन आया था ये हिंदी का, लेकिन हम इसको ज़्यादा पढ़े नहीं थे, बस एक बार देख लिए थे। तो इसी बुक का घटना चक्र का ही पढ़े थे, तो पढ़ने के बाद मेरा जो है 142 नंबर आया था सिर्फ हिंदी में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं हिंदी को थोड़ा एक बार बस वीडियो देख लीजिएगा, और इससे जो क्वेश्चन बनता है एक बार क्वेश्चन आंसर का 10 जो मार्केट में सेट होगा वो खरीद करके 10 सेट लगा लीजिएगा, ताकि एग्जाम में पास हो सकें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप पास करिएगा तभी सेकेंड पेपर चेक होगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्वर्गों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण, ठीक है। देखिए इसमें कर है अनुनासिक स्वर, जिन्हें जो है ऊपर चांद बिंदु जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये जो है ना, ये अनुनासिक स्वर हुआ, ये तो नाक से बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अनुनासिक स्वर बोला जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु
ठीक है, चंद बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आता है निर्नुनासिक स्वर्ग, जिसमें अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घी, उ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से बाहर निकले तो उन्हें जो है निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट कार्य है घोष स्वर या सघोष स्वर। प्रायः सभी स्वर घोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद स्वर का कंपन का उपयोग होता है उन्हें जो है घोष स्वर कहते हैं। अब आता है अल्प प्राण। प्रायः सभी स्वर जो है अल्पप्राण है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है मुख से कम वायु निकले उन्हें जो है अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्यंजन तथा उन्हें वर्गीकरण, उनके वर्गीकरण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उच्चरित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। अब व्यंजन का तथ्य देख लीजिए। कह रहा है पहला, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा कार्य है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसे जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे उपक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तीसरा कार्य है जिन वर्णों के उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या क से म तक 25 होती है। अब कैसे करेंगे तो क ख पढ़ेंगे, फिर च छ पढ़ेंगे, टिप ट ठ पढ़ेंगे, ति त थ पढ़ेंगे, फिर प फ पढ़ेंगे और प फ का लास्ट में म। तो ये टोटल जो पढ़िएगा सब में 5-5 होता है तो कितना हो जाएगा 25 तक होता है। ये क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठक से जो उच्चारित होते हैं। चौथा कार्य है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच हो उन्हें जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी जो है संख्या कुल 4 है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी विशेष स्थान पर संघर्ष से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। संयुक्त व्यंजन जो है 4 देखिए, अक्ष जो कि क्री प्लस 100 शब्द से मिल के बना है। उसके बाद आता है त्र देखिएगा तो त में हलंत हो गया और र हो गया। उसके बाद ज्ञ देखिएगा तो ज में हलंत और यह बोल गया। इसके बाद स्र देखिएगा, स्र जो है स में हलंत और र स्र बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है उत्क्षिप्त आगत द्विगुण व्यंजन। ये कितना है 2 है, एक र और एक ढ। उसके बाद देखिए इसमें उच्चारण में जिह्नोक उलट कर जो है नीचे से हिस्सा से कठोर तालु को झटके से छूता है। ठीक है। एक आता है ढ। ढ में यम देखिए यह महाप्राण ध्वनि है। इसे घोष महाप्राण मूर्धन्य उत्क्षिप्त कहते हैं। उसके बाद आता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन जो है 25 है। 25 में वही हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सब पहाड़ा में आता है। पहाड़ा बोल रहे ये क से लेके लास्ट तक देखिएगा। च का वही हो गया, ट का फिर हो गया वर्ग, त का वर्ग गया। सब में 5-5 होता है। सब में 5-5 तो 5 25 हो गया। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन देखिएगा 4 है, तालम सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए तो स्पर्श व्यंजन जो है वर्गीकरण व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठक के स्पर्श से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन वर्गीकरण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए कंठ्य व्यंजन 5 है, क वर्ग वाला जो कंठ से बोला जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, र। तालु व्यंजन देखिए, तालु व्यंजन भी 5 हो गया। ये च वर्ग से बोला जाता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अ। उसके बाद देखिए मूर्धा व्यंजन हो गया जो मूर्धा से बोला जाता है। इसमें 5 है। ट वर्ग जो होता है ट, ठ, ड, ढ और न हो जाएगा। ये अड़ा और ढ भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है दंडक व्यंजन जो 5 है। त वर्ग वाला त, थ, द, ध, न। ये जो है सब किसका दंत से बोला जाता है। ओष्ठक व्यंजन में देखिए प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म। ये जो है ओष्ठक वर्ग है। उसके बाद आता है दंतोष्ट व्यंजन। दंतोष्ट व्यंजन में व जो है सिर्फ दंतोष्ट व्यंजन में आता है। इसके बाद आता है वत्स्य व्यंजन। जिह्वा के अग्रभाग या नोक के द्वारा दांतों एवं मसूड़े के पास उभरने खुदरे भाग से उच्चरित होने वाले व्यंजन को जो है वत्स्य व्यंजन कहा जाता है। इसका भी संख्या 5 है। ज, न, र, ल, स। क्या है? ज, न, र, ल, स। ये 5 है।
नेक्स्ट का है प्रत्यय के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए। ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाले वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परावर्तित होकर बाहर आती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विवरण इस प्रकार है। पहला हो गया स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, तो इसमें देखिएगा तो इसका संख्या 4 है, जिसमें च, छ, ज, झ हो गया। इसे कहता है नि श्वास व्यंत्र, जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले तो इसे क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन देखिए उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना। ये जो है आपका पहला जिसमें दे रखा है, देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये क्या है, इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट इसमें से पूछ लेगा और पूछेगा ये कौन से व्यंजन का पार्ट है, तो ये संघर्षी व्यंजन का पार्ट है। कौन, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। इसके बाद आता है आगत वर्ण, उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से आए हैं। इनकी संख्या विषम में प्रायः मतभेद है, जैसे हो गया ख, ग, ज, फ, ये जो है आपका आगत वर्ण है। इसके बाद आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में 5 है, ये अर, ज्ञ, न, म, यानी जितना भी वर्ग है उसका लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना, ये सब नासिक व्यंजन है। और नास रंध्र मार्ग से निकलने वाली ये ध्वनियाँ अण, न, न, म, ये जो है नासिक वर्ण है। उसके बाद जो आता है पार्श्विक वर्ण, क्या होता है, पार्श्विक वर्ण या व्यंजन कह सकते हैं इसको, इसमें ल आता है। निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाले व्यंजन ध्वनि, ये ल हो गया। इसके बाद आता है लुंठित व्यंजन, जो कि एक है, उसमें र आता है। जब जिह्वा नोक वत्स्य से कई बार टकराए लुंठित हो को जो है प्रकमित भी कहते हैं, तो यह आपका र वर्ग हो गया। नेक्स्ट आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जो 2 है, अण और ढ। कह रहे हैं जिह्वानोक वत् श्रेय अथवा कठोर तालु के टकराहट से उत्पन्न ध्वनि जो है ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन के में जो है भेद देखिए, पहला जो है वत्स्य उत्क्षिप्त और दूसरा क्या हो गया, मूर्धा उत्क्षिप्त। तो वत्सर्त उचित में अण आता है और जो है मूर्धा उचित में ढ आता है, ढ। इसके बाद आता है स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कह रहे श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वतंत्र स्थित हैं, जो ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में देखिए जब स्वर तंत्रिका खुली हो, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले, तो इसमें देखिएगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ग में जो आता है तालम स, मूर्धन स, दंत स आता है। और यही वर्ग जो बन जाता है तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, तालम स, मूर्धन स, तो ये वर्ग बन जाता है इसका अघोष व्यंजन में। इसके बाद आता है घोष या सघोष व्यंजन, इन्हें जो है सवार भी कहते हैं। और जब वायु के अवरोध से जो है स्वर तंत्रिकाओं में जो है कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। और सघोष में जो है स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग। देखिए इसमें क्या देखें, अघोष जो है, अघोष में पढ़े थे जो पहला जो 5 वर्ग था, क वर्ग जैसे हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग। तो इसमें जो शुरू का 2 वर्ग जो होता है ना, ये हो गया आपका, जैसे लिख लेते हैं एक बार यहाँ देखिए, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अर हो गया, ठीक है। तो इसमें से 2 जो हो गया, आगे वाला जो भी होगा, जैसे च, छ, ज, झ, अर, तो इसमें शुरू का जो 2 वाला हो गया ना, ये हो गया अघोष, अघोष, ठीक है। और लास्ट का जो 3 होता है ना, ये क्या होता है, सघोष। तो यही देखिए दे रखा है। इसमें देखिए ग, घ, अर, ये 3 हो गया लास्ट का, जैसे ज, झ, इसके बाद ट, ठ, न हो गया, द, ध, न हो गया, ब, भ, म हो गया, य, र, ल, व, ये सब क्या है, जो है आपका सघोष हो जाएगा, ठीक है। सघोष या घोष कह सकते हैं। अब देखिए प्रांतीय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रांतीय के आधार पर, तो प्रांतीय का अर्थ है श्वास वायु। वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अल्पप्राण व्यंजन देखिए तो उच्चारण में श्वास का कम मात्रा निकलना। अल्पप्राण जो होता है जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा क्या है, वो कम मात्रा में निकलेगा, इसे ही अल्पप्राण कहते हैं। जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन वर्गों का पहला,
तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण में आता है। तो पहला कौन हो गया, क हो गया। उसके बाद देखिएगा तो तीसरा क्या होगा, ग हो गया। और उसके बाद लास्ट क्या होगा, क ख ग घ। तो ये हो गया। छ को छोड़ देंगे, छ को छोड़ देंगे क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा, किसमें, अल्प प्राण में नहीं है, ये महाप्राण में आएगा। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया। उसके बाद झ आएगा, तो झ भी नहीं होगा, ज्ञ हो जाएगा, ये है। तो ये हो गया। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल वो आता है इसमें। अब देखिए दूसरा क्या है, महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन में जो हम दो गो छोड़े थे बीच वाला, यही दोनों क्या है, महाप्राण हो जाएगा। उच्चारण में श्वास का अधिक मात्रा में निकलना, जो हकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। तो अल्प प्राण में कम निकला ध्वनि और महाप्राण में ज़्यादा ध्वनि निकला। तो इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन वर्गों का दूसरा एवं चौथा वर्ग, जिसमें ख और घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये दूसरा और कौन सा, चौथा वर्ग जो है इसमें चालू जो है महाप्राण में जो मिलता है। उसके बाद आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो है 4 गो होता है। स हो गया, तालम स, मूर्धन स, दंत स और हो जाएगा। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन जो है 4 है, य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। यह अर्ध स्वर भी है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी केवल य तथा व को ही अर्ध स्वर मानते हैं। ठीक है। इनका जो है उच्चारण जीव या जीवा, तालु, दांत व ओष्ठक के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। इसमें देखिए, इसमें दे रखा है उच्चारण की दृष्टि से य तालव से, र जो है मूर्धन से, ल जो है दंत से और व जो है दंतोष्ठ से। तो ये क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हो गया। अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा। उसके बाद आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन हम जानते हैं 4 होता है, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये क्या है, उष्ण व्यंजन का उदाहरण है। उच्चारण की दृष्टि से देखिए तो स तालव से, स जो है ये तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो तालम से क्या हो जाए, तालम से मूर्धन स जो हो गया मूर्धन से, स जो हो गया दंत से, ह जो हो गया कंष्ठक से हो गया। उसके बाद आता है रगड़ कर या संघर्ष के उत्पन्न उष्ण गर्म वायु से उच्चरित व्यंजन है। इसमें देखिए परिक्षोपयोगी दृष्टि से, परिक्षोपयोगी दृष्टि से है तो री वर्ण रू जो है र तथा ई दोनों को मिलाने से बना है री शब्द। री का मात्रात्व देखिए चिन्ह देखिएगा तो ये ऐसे चिन्ह जो है ये री का मात्रात्व चिन्ह है, जैसे कृपया, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों में संयोग में होता है। यह जो है वर्णमाला में जो है उ ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम जो है उ के पश्चात आता है और इसका प्रयोग जो है प्रायः तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। आगे पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, ये सब जो है आगे जो है आएगा। तो अभी देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक वर्णमाला जो है पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है र वर्ण। र वर्ण देखिएगा तो अल्प प्राण, घोष, सघोष, लुठित ध्वनि जो कंपत ध्वनि है, अंतस्थ व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन, वत्सर व्यंजन या ध्वनि, असत व्यंजन। र के प्रचलित रूप में देखिए जैसे प्रकार, ये क्या है डैश लग गया तो ये भी र का प्रकार हो गया, प्रकार बन गया। धर्म में ऊपर जो रेफ लग जाता है तो ये धर्म भी में र हो गया। जैसे राष्ट्र में नीचे वाला जो हो गया तो ये राष्ट्र हो गया। यानी 3 तरह से इस तरह से हम प्रयोग र का करते हैं। हिंदी शब्दकोश में इसका जो है क्रम स के पश्चात आता है। जो है स्र वर्ण में देखिएगा तो स और जो र ये दोनों मिल गया तो क्या होगा स्र स्र स्र। यह जो है संयुक्त व्यंजन है, प्रायः तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। यह जो है ओष्ठ वर्ण है। कौन सा, ये वर्ण, वो वर्ण जो है वो यह ओष्ठ वर्ण है। यह जो है अल्प प्राण है, कौन, ब वर्ग है। यह जो देखिएगा तो स्पर्श वर्ण ध्वनि है और यह घोष वर्ण में भी आता है। इसके बाद जो आता है थ वर्ण। थ वर्ण देखिए यह स्पर्श वर्ण है, यह दंत वर्ण है, यह घोष वर्ण है और यह महाप्राण वर्ण है। इसके बाद आता है भ वर्ग। भ वर्ग देखिए यह स्पष्ट वर्ण है, यह घोष वर्ण है, यह उष्टक वर्ण है और ये महाप्राण वर्ण है। इसके बाद देखिए जो अक्ष वर्ण, अक्ष वर्ण में जो क प्लस स यह मिल के बनता है अक्ष। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम देखिएगा क के पश्चात आता है अक्ष का। इसके बाद आता है ह वर्ण। ह वर्ण में देखिएगा तो निर्नुनासिक हो गया, सघोष है, महाप्राण है, कंठक है और उष्ण, ये सारे के सारे ह वर्ण है। ठीक है। इसके बाद आता है अकारांत, जो अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और
उह कारांत। तो ये देखिए पहला देख लेते हैं अकारांत। जिस शब्द के अंत में अ आए उसे अकारांत कहते हैं। आकारांत देखिए जिस शब्द के अंत में आ आए उसे आकारांत कहते हैं। और जिस शब्द के अंत में ई, कौन सा ई, हर्ष ई आए, इसे इक्रांत, हर्षिकार वाला ई हो जाएगा, इक्रांत हो जाएगा। और जिस शब्द के अंत में दीर्घिकार दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई शुरू में होगा, अक्रांत लग जाएगा। और जिस शब्द के अंत में ऊ आए उसका जो है उक्रांत हो जाएगा। और ऊ जो है लास्ट वाला ऊ, ये उक्रांत आएगा जिस शब्द के लास्ट में ऊ आएगा। ठीक है, तो ये भी समझिए। नेक्स्ट कर रहा है व्यंजन द्वितीयक या द्वितीयक व्यंजन का युग्मक ध्वनि। जैसे कि देखिएगा कच्चा, सज्जन, पक्का। तो इसमें दो व्यंजन है, जैसे च हो गया और चौ, ये दो व्यंजन इसमें लगा हुआ है। एक वर्ण का अपने ही वर्ण के साथ पुनः आना उसे क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजक कहा जाता है। नेक्स्ट आया संयुक्त ध्वनियाँ। जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे उनका उच्चारण हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे देखिए प्रावध, प्रावध क्या हो जाएगा, प्रावध, यहाँ भी र है और यहाँ भी र है तो प्रावध हो गया। जैसे कलांतन, कलांतन ये हो गया। जैसे मलान हो गया, मलान इत्यादि। नेक्स्ट आता है संपृक्तक ध्वनि। जब दो ध्वनि व्यंजक से संयुक्त हो, जैसे देखिए संबल, चंबल, कप्तान इत्यादि। कह रहा है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप देखिए। तो इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 जो है काउंटिंग में दे रखा है। और यही देवनागरिक में, देवनागरिक अंक भी सेम है। ठीक है, तो देवनागरिक में उसको चेंज नहीं किया गया है। वही देखिए 12 क्या है, खरी है, क से लेके ह तक ये खरी बोली में आता है। अड़ा तथा यंग का 12 खरी में प्रयोग नहीं होता है। 12 खरी में कुल वर्ण रूप में 272, जिसमें अड़ा ढ के 24 रूप यानी 396 है। इसी के आधार पर स्वर की विभिन्न मात्राओं का प्रयोग होता है। री स्वर की मात्रा का 12 खरी में जो है प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है अक्षर और एक तरफ वर्ण दिया है। अक्षर और वर्ण में दोनों में अंतर कर है। तो अक्षर जो है ये भाषा की संरचना से संबंधित है, जबकि वर्ण जो होता है ये लिपि से संबंधित है। प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन सभी वर्ण जो है अक्षर हो सकता है। अक्षरों में एक स्वर के अतिरिक्त उससे पहले या बाद में एक या अनेक व्यंजन भी हो सकते हैं। वर्ण में एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन की संभव होती है तथा लघुतम बागध्वनि को वर्ण कहते हैं। कह रहा हिंदी में जो है देक्षरी, हानि और त्रेछनी, उजाला, चतुर्छनी, उछलना जो है पंचाक्षरी, नियमितता इत्यादि शब्द भी मिलते हैं। जबकि वर्ण में देखिए वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का जो है विषय है। नेक्स्ट आता है इसमें कह रहा है जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर के खंड नहीं हो सकते हैं, अर्थात इन्हें तोड़ तोड़ कर नहीं बोला जा सकता है, जैसे जी, हाँ इत्यादि। अब अक्षर में देखिए तो इसका भेद जो है, दो भेद है। पहला भेद है मुक्त अक्षर और दूसरा है बद्ध अक्षर। तो मुक्त अक्षर देखते हैं, अंत में स्वर होना अनिवार्य है मुक्त अक्षर में। हिंदी में मुक्त अक्षर का जैसे मान हो गया, दान हो गया, गमन हो गया इत्यादि हो गया। वही बंद अक्षर दिखेगा तो अंत में इसमें व्यंजन होना अनिवार्य है। हिंदी में बंदाक्षर विद्वान हो गया, धनवान हो गया, भगवान हो गया इत्यादि, ये क्या है, बंद अक्षर है। अब ध्वनि देखिए, ध्वनि कह रहा है ध्वनि का जो लिखित रूप वर्ण है, मूल ध्वनि वर्ण अक्षर है। ये जो है ध्वनि का वर्ण, यह शब्द की आधारशिला है। ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय है, जबकि अक्षर और वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने की विषय है। ध्वनि मनुष्य की वागिंद्रियों द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्य, यानी ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में समान रूप से स्वीकृत वर्णों की संख्या कितना है, तो ये 52 है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा आने वाला भाग ऊपर उठता है वो कहलाते हैं, तो अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर हैं तो हर्षी, दीर्घी, ए और ऐ। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है वो कहलाते हैं, तो मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर कहलाता है।
मध्य स्वर केंद्रीय स्वर है तो केवल अ हो जाएगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है ये क्या कहलाते हैं? तो ये पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर है तो आ हो गया, ऊ हो गया, उह हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठक का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है वे कहलाते हैं? तो अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाता है। अवृतमुखी या वृत्ताकार स्वर में आएगा अ, आ, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ। नेक्स्ट आता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जो है ओष्ठक का आकार गोल हो जाता है वो कहलाते हैं? तो वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर है। वृत्तमुखी और वृत्ताकार स्वर है तो उह, उह, ओ, औ तथा आगत स्वर आ हो जाएगा। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता हो वो क्या कहलाते हैं? ये संवृत्त स्वर कहलाते हैं। संवृत्त स्वर है तो हर्षी, दीर्घी, ऊ हो जाएगा। वे स्वर जिनका उच्चारण के समय मुख संवृत्त स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है वो कहलाते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है वो अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। अर्ध संवृत्त स्वर दिखेगा तो ए और ओ कहलाता है। कुछ विशेष देखिए, कंठक स्वर, कंठक स्वर में क्या क्या आएगा? तो अ आएगा। कंठोष्य स्वर में ओ औ आएगा। ओष्ठक स्वर में ऊ, उह आएगा। तालुब स्वर में हर्षी, दीर्घी आएगा। मूर्धन्य या मूर्धा स्वर में देखिएगा तो री आएगा। कंठ तालब स्वर में देखिएगा तो ए, ऐ आएगा। अंग और अह आने में जो है माने जाते हैं, अयोग वाह माने जाते हैं और ये एक बिंदु अंगस्वर हो जाता है और ये विसर्ग हो जाता है, इसे अयोग वाह कहा जाता है। अनुनासिक स्वर में देखिए तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अनुनासिक यानी नाक से शब्द जो है निकलते रहता है। प्रायः सभी स्वर होते हैं सघोष और अल्पप्राण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलती है इसे विकृति स्वर कहते हैं। विवृत स्वर में केवल आ आता है। बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर को कहते हैं तो प्लुत स्वर, जो हिंदी के प्राचीन नाटकों में जो है इसका प्रयोग मिलता है। अर्धविवृत स्वर में ए, औ और आगत स्वर औ आता है। एक मात्रिक स्वर है जैसे देखिए अ, हर्षी, ऊ, इन्हें जो हस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर है जो अ, हर्षी, ऊ, री। द्विमात्रिक या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर जो है आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले या बोले जाने वाले जो वर्ण को व्यंजन कहा जाता है, इसका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य है मूल व्यंजनों है जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस व्यंजन हो गया तथा उष्ण व्यंजन हो गया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के संपर्क से जो है उच्चरित व्यंजन को कहते हैं, ये कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। जो है स्पर्श वर्गीय व्यंजनों के कुल वर्ग तथा कुल संख्या है तो 5 वर्ग हो जाएगा और संख्या 25 हो जाएगा। तो वर्ग में देखिए तो क्या क्या हो जाएगा, एक क वर्ग हो जाएगा, एक हो जाएगा क च वर्ग, एक त वर्ग, एक ट वर्ग, एक प वर्ग। तो ये सभी में 5-5 होते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है जैसे य, र, ल, व। ठीक है, जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर संघर्ष से प्राप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है जैसे तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह हो जाएगा। 2 व्यंजनों से मिलकर बने नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है जैसे एक छ, तर, ज्ञ और री, सर हो जाएगा, सर, इसे सर कहा जाता है। एक छ, तर, ज्ञ और सर व्यंजन संयुक्त व्यंजन बने हैं जैसे देखिए क और स जो मिलकर ये क्या बन गया, एक छ बन गया। तर में देखिएगा तो त और र मिलकर बना, ज्ञ में देखिएगा तो ज और ज्ञ मिलकर बना और री में देखिए श्री में देखिएगा तो स और र से मिलकर बना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श
करके तुरंत नीचे आ जाते हैं उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट करके नीचे ऊपर जो हम पढ़े हैं उसका ही वन लाइनर बना के नीचे दिया गया है। तो इसको जो आप ध्यान से देख लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। कर हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, र और ढ हो जाएगा। अण व्यंजन जो है ये वतस से उत्क्षिप्त है, जबकि ढ व्यंजन देखिएगा तो ये मूर्धा उत्क्षिप्त हो जाएगा। अब आता है कंठक व्यंजन में, जैसे क, ख, ग, घ, अंग तथा ह आता है। वही तालव व्यंजन में देखिए च, छ, ज, झ, ज्ञ और तालम स एवं य आता है। अब देखिए मूर्धा या मूर्धन व्यंजन में आएगा ट, ठ, ड, ढ, न, स, र, अर और ढ भी इसमें शामिल हो जाएगा। दंतक व्यंजन में देखिए त, थ, द, ध, न, ल, स हो जाएगा। ओष्ठक व्यंजन में देखिए प, फ, ब, भ, म हो जाएगा। दंतोष्ठ व्यंजन में देखिए व हो जाएगा। वहीं वर्तस्य व्यंजन में देखिए ज, न, र, ल और तालम स हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज, झ इत्यादि हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन देखिए तो तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह, जिसमें थोड़ा संघर्ष क्या होता है, घर्षण आए, जैसे तालम स बोलते हैं, मूर्धन स बोलते हैं, जिसमें घर्षण आए वो संघर्षी हो जाएगा। और आगत वर्ण, इसी में आगत वर्ण में ख, ज, ग, फ इत्यादि आएगा और ये आगे जो बिंदु लग जाता है, ठीक है, ये वाला। नासिक व्यंजन जो है अर, ज्ञ, न, म जो है पार्श्विवर्त व्यंजन जो देखिएगा तो ल हो जाएगा। लुठित व्यंजन में र हो जाएगा। अब देखिए अशोक जो अघोष क्या है, अघोष व्यंजन, एक क्या होता है सघोष या घोष व्यंजन। तो हम पढ़े थे अघोष में क्या होता है, पहला वर्ड और दूसरा जो हो गया, ठीक है। देखिए क, ख हो गया, च, छ हो गया, ट, ठ हो गया, त, थ हो गया, प, फ हो गया और 3 गो तालम स, मूर्धन स, दंत स हो गया। लेकिन घोष शब्द में जाइएगा तो बाकी का बचा ग, घ, ज्ञ, च, ज, झ, ज्ञ, र, ट, ठ वाला, ये सारा 3 वर्ड जो लास्ट का हो वो हो जाएगा। अल्प प्राण में हम जानते हैं जो पहला, तीसरा और पांचवा, बीच का 2 अंक जो है इसमें गैप रहता है अल्प प्राण में। महाप्राण में देखिएगा तो यही बीच का जो अंक जो गैप रहता है ये हो गया क, ख जैसे हो गया। री वर्ण बनता है तो र और ई से री बनता है। री का मात्रक चिन्ह जो देखिएगा तो ये नीचे जो ये लगा हुआ है, मात्रक जैसे कृपा हो गया, पृष्ठ हो गया इत्यादि शब्दों में ये जो नीचे का बना हुआ है इसी को री कहा जाता है। री वर्णमाला में उ एवं ए के मध्य में आता है। री वर्ण का प्रयोग जो है प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। र वर्ण की विशेषताएं देखिए, यह अल्पप्राण तथा सघोष वर्ण है। यह जो है लुठित एवं अंतस्थ व्यंजन है। यह देखिएगा तो वत्स्य, ध्वनि एवं असत व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार है, र का प्रचलित रूप 3 प्रकार है और 3 प्रकार में व्यक्त किया जाता है। तो नीचे लगा देते हैं ये डेंस, जैसे लिखते हैं प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लिखिए देखिए धर्म, तो धर्म में ये ऊपर वाला आ गया। उसके बाद देखिए राष्ट्र, राष्ट्र ट में नीचे वाला आ गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्र। स्र वर्ण की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला कार्य है यह स और र से मिलकर बना हुआ है, जिसे संयुक्त व्यंजन है। इसका प्रयोग जो है प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रमशः स वर्ण में जो है बाद आता है। नेक्स्ट है ब। ब वर्ण का विशेषताएं देख लेते हैं। यह जो है ओष्ठक वर्ण है। दूसरा कार्य है इसमें यह अल्पप्राण तथा स्पर्श वर्ण है। यह जो देखिएगा तो घोष वर्ण है। उसके बाद आता है ह वर्ण। ह वर्ण की प्रमुख विशेषताएं, यह जो है निर्नुनासिक हो गया और एक हो गया सघोष। सेकेंड नंबर कह रहा है यह महाप्राण तथा उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर कह रहा है यह कंठक व्यंजन है। भ व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, ओष्ठक व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और घोष व्यंजन। नहीं देखिए थ वर्ण जो हो जाएगा वो दंतक हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा और वर्ण व्यंजन हो जाएगा। एक वर्ण या व्यंजन का अपने ही वर्ण या व्यंजन के साथ पुनः आना ये जो कहलाता है, ये व्यंजन द्वितीय या द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ जैसे सज्जन, कच्चा इत्यादि होगा। अघोष व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजी वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ग, जैसे तालम स, मूर्धन स, दंत स, ये तीनों होता है और प्लस प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है। जो है घोष या सघोष व्यंजन में देखिएगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या
जो है य, र, ल, व, ह ये भी होता है, तो इस पे इंक्लूड हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, और उसके बाद जो है य, र, ल, व और ह हो जाएगा। अल्पप्राण व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व भी होता है, और महाप्राण व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, जिसमें तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह भी आता है। नेक्स्ट जो है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा जो है अमात्रिक शब्दों की पहचान देखिए। इसमें कह रहा है शब्दों की आधारशिला को ध्वनि कहते हैं, मूल ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वस्तुतः वर्ण लिपि से संबंधित है, जबकि ध्वनि सुनने से संबंधित है। वर्ण में एक स्वर अथवा एक व्यंजन हो सकते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं, जो कि अखंड होती है। यहाँ देखिए वर्णों के भेद और प्रकार जो है, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण मात्रिक वर्ण और दूसरा जो होता है अर्ध मात्रिक वर्ण। यानी जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं उन्हें पूर्ण मात्रिक वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, ग, ई इत्यादि। अब देखिए जिन ध्वनियों को हम लिख तो सकते हैं किंतु सहज ढंग से उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उन्हें अमात्रिक वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए क में नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया है, च में नीचे हलंत लग गया है और ब में भी नीचे हलंत लग गया है। ध्वनि और वर्ण देखिए, ध्वनि जो होता है ग, यानी ग में जो है अ इंक्लूड है, ग प्लस अ हो जाएगा, तो ग में क्या हो जाएगा, हलंत हो जाता है, और यहाँ वर्ण में जो है ग लिखते हैं, मौखिक रूप से इसके ग कहते हैं और लिखते हैं सिर्फ ग। इस प्रकार सभी स्वर एवं सभी व्यंजन युक्त व्यंजन पूर्ण मात्रिक वर्ण है, एवं स्वर्ण रहित व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। पूर्ण मात्रिक वर्णों तथा स्वर युक्त व्यंजनों को ही अक्षर कहा जाता है। मात्रिक वर्ण तथा मात्रिक शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे मात्रिक वर्ण में देखिए और मात्रिक शब्द में, जैसे अ से बन गया आम, जैसे क हो गया, और यहाँ पर देखिए क से कबूतर बना दिया है मात्रिक शब्द में, ग बन गया, ग से गाय बन गया, घ से घोड़ा बन गया, च से चरखा बना है, झ से छाता बना है, उसका ज से देखिए तो जहाज बना है। विशेष में देखिए अमात्रिक वर्ण और मात्रिक शब्द में, जैसे क में हलंत लग गया, लेकिन यहाँ पढ़े क्या, क के साथ क्या है, क के साथ ये वाला अ है, यानी तो इसे पढ़ते हैं कमल, कलरव, कलख। ख से देखिए तो खग, खल। ग से देखिएगा तो गरल, गलन, गरम। घ से हो जाएगा घर, घटक। च से हो जाएगा चमचम, चक्कर, चटक। जो है छ से देखिए तो छम छम, छलक, छल। ज से जलन, जल, झर। मात्रिक और अमात्रिक शब्द में देखिए, जैसे नील, कमल, तो अमात्रिक शब्द में क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। संकेंद्रन, संकेंद्रन के क्या, सकल हो जाएगा। विवाद, विलय, बल्याकार, विलय। बलवाचार, बल्लभ, बलगा, बल्ग। वर्णीय जो है वरद। ये सब इत्यादि क्या है, मात्रिक शब्द है। इस साइड देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अमात्रिक शब्द हो जाएगा। ऐसे दे रखा है। नेक्स्ट देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिया गया है, जैसे मटक, चटक, मन, मठ शब्दों में मात्रिक शब्द कोई नहीं है। मतवाला, भक्षक, भक्त तथा भागीरथी से मात्रिक शब्द है, जिसमें मतवाला और भागीरथी जो है क्या है, आपका मात्रिक शब्द है। भगदर, भगदर, भगत, भागवत, भगवान में से मात्रिक शब्द जो है ये भगवान है। इसके बाद देखिए प्रातः, घर, प्राचीन, प्रांत शब्दों में अमात्रिक शब्द घर है। पथ, पानीपत, पग जो है पहल में से मात्रिक शब्द जो है पानीपत है। नभ, नसन, नष्ट, नशा में से मात्रिक शब्द जो है नशा है। वहीं तन्य, तन्मय, तक्षण, तात्विक में से देखिएगा मात्रिक शब्द जो है तात्विक है। वहीं चमत्कार जो है चालकी, चरवाक, चाहक में जो है अमात्रिक शब्द क्या है, अमात्रिक शब्द में चाहक है। चम्मच, चरमराहट, चरणोदक और चरितावली में से अमात्रिक शब्द जो है ये चम्मच है। गजवदन, हिमालय, गुनगुना तथा गणित में से अमात्रिक शब्द जो है गजवदन है। धन, वन, मन, कुर्सी में से जो वह शब्द जो मात्रिक है वो कुर्सी है। देश, विदेश, स्वदेशी तथा स्वर में अमात्रिक शब्द है स्वर,
उसके बाद देखिएगा महिमा, मगन, लगन, मन में से वह सब जो मात्रिक शब्द है वो महिमा है। कमल, उसके बाद लेखनी, पुस्तक तथा विद्यालय में से वह सब जो अमात्रिक है वो कमल हो गया। कमर, कटहल, अनार तथा रस में वह सब जो अमात्रिक जो मात्रिक है वो हो जाएगा अनार। उसके बाद देखिए भरत, भारत, कसरत, जग में से वह सब जो मात्रिक है वो क्या हो गया, भारत हो गया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर इसमें है वो है आपका वाक्य रचना। तो वाक्य रचना देख लेते हैं। शब्दों के नियोजित और उद्देश्यपूर्ण मेल से बना ऐसा समूह जो कारक चिन्हों और विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त ढंग से संश्लेषित हो वाक्य कहलाता है। वाक्य में निहित शब्द भी ही जो है अभिष्ट अर्थों को धारण और प्रकट करता है। इन्हीं के सुसंयोजन के पश्चात भावों और विचारों का प्रवाह प्राप्त होता है। वाक्य में शब्दों और जो है अर्थों का संयोजन निम्न वैशिष्ट के साथ अपेक्षित होता है। तो पहला देखिए, वाक्य के भीतर शब्दों का प्रयोग उपयुक्तता और अनुकूलन के आधार पर किया गया हो। दूसरा कार्य है सटीक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ व्यंजन वाला शब्दों ही वाक्य के अंदर आए हो। तीसरा कार्य है कारक। क्या है? कारक, चिन्ह और विराम। चिन्ह उन्हें देखिए, चिन्ह और विराम होता है कारक में, तो चिन्ह उन्हें भली भांति संपूरित करते हो और उनकी पूर्णता के अनुरूप हो। चौथा नंबर कार्य है उनके संयोजन की रीति से भाव और विचारों को सुनिश्चित प्रवाह प्राप्त होता हो, जैसे भ्रमण, विचरण, यात्रा इत्यादि का कभी कभी जो है समार्थी प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु उनका प्रसंग या अर्थ बोध जो है सर्वथा भिन्न है। जैसे कि देखिए, भ्रमण का अर्थ दर्शनार्थ, यात्रा का अर्थ कार्य का संपन्नता, उद्देश्य परकर्ता और विचरण का अर्थ जो है उद्देश्यहीन रूप में चलने के संदर्भ में ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, पानी और जल एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी विरुद्ध हो जाता है, परंतु जल में जो है पवित्रता का भाव आता है। जैसे मैंने सूरज को जल दिया, परंतु पानी सामान्य बोध करता है, जैसे मुझे पानी पीना है या खेत में पानी देना है। इसी प्रकार भीषण शब्दों का दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में सार्थक होगा, जैसे यह रेल दुर्घटना बहुत भीषण थी, परंतु यह कहना कतई उचित नहीं होगा कि वह बहुत भीषण पढ़ाई कर रहा था या मैं विवाह की भीषण तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, वाक्य रचना में प्रमुख जो है सावधानियाँ क्या क्या चाहिए। जैसे चाहिए तथा चाहिए। चाहिए में ए कार लग गया, यहाँ ए है, तो शब्द में चाहिए का प्रयोग शुद्ध है, ठीक है। इसीलिए और इसीलिए में जो है ए लगाइएगा, इसीलिए में, तो ये भी प्रयोग शुद्ध हो जाएगा। जैसे लिए, तो लिए में ये ए कार हो जाता है, लेकिन लास्ट में ए लगाइएगा तो देखिए लिए का प्रयोग अव्यय होता है तथा लिए ये लग गया का प्रयोग क्रिया हेतु होता है। जिस शब्द के अंत में या वर्ण आए उसका जो है बहुवचन बनाने में ये ई का प्रयोग होता है। जैसे गया तो गए, नया तो नए। किया शब्द का बहुवचन बनाने में किए शब्द का प्रयोग होता है, किंतु किया मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए, हुआ शब्द का बहुवचन बनाने में हुए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य दो खंडों में होते हैं। पहला जो होता है जो उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाता है, क्या है, उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा होता है विधेय हो जाता है। क्या होता है? विधेय, प्रीडिक्टेड। क्या हो जाता है? जो कुछ कहा जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान की यात्रा संपन्न किया, तो प्रधानमंत्री क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और जापान जाना उसका क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य और विधेय का वाक्य होता है। वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक है कि वह कर्ता, क्रिया, कर्म और विभक्ति चिन्हों के साथ अर्थवान ढंग से संयोजित होता हो। इस दशा में निम्न स्थितियाँ बन जाती है। पहला जो है वाक्य जहाँ इनका संयोजन अर्थवान एवं पूर्ण हो। दूसरा कार्य है वाक्यांश देखिए जहाँ विभक्तियों का मेल अपूर्ण हो। तीसरा कार्य है उपवाक्य, शब्द समूह का वह रूप जो अपना निश्चित अर्थ, उद्देश्य और विधेय के साथ प्रकट करता है और किसी वाक्य का भाग होता है, उपवाक्य कहलाता है। इसके जो है तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं उपवाक्य।
तो पहला भेद जो होता है उसमें संज्ञा उपवाक होता है। तो उसमें देखिए, जो उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करे तथा कर्म के प्रति पूरकता का भाव प्रकट करे, इसके पूर्व समानतः की मतलब की लगा होता है। जैसे कि संजय ने कहा कि मैं चलूँगा, खुर्शीद ने फ़ोन किया कि वह नहीं आएगा। ये संयोजक मतलब जोड़ने का काम करता है कि यहाँ पे। दूसरा जो आता है विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करे, इसमें समानतः जो, जैसे, जितना इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, वह मजदूर जो जोड़ने काम किया, काम करता था, आज काम नहीं करेगा। सब लड़के जो खेलते थे घर चले गए। तो यहाँ पे जो विश्लेषण का काम किया। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे। इसमें देखिए, जब, जो, यद्यपि, जहाँ, जिधर इत्यादि शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, जब हवा चली तब क्या है, बादल गरजते हैं। जहाँ, देखिए यहाँ पे जहाँ लग गया, जहाँ सब जाएंगे मैं वहीं चलूँगा। तो यहाँ पे इसका क्रियावाचक शब्द हो गया। चौथा देखिए, पदबंध। पदबंध में क्या है, जहाँ दो या अधिक शब्द आपस में युग्मित हुए हो, अर्थात जहाँ पद परस्पर युग्मित होकर सीमित अर्थ प्रकट करते हों किंतु वे पूर्ण अर्थ प्रकट करने में अक्षम होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया इत्यादि के आधार पर इनके भी 8 भेद होते हैं। नोट देखिए, जहाँ पदबंध केवल पद समूह के रूप में सीमित अर्थ वाले होते हैं उसमें क्रिया का अभाव होता है, और वहीं उपवाक्य में क्रिया की विद्यमानताएं प्राप्त होती है। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर केवल पदबंध है, जबकि जैसे ही जो है भगवान राम पधारे उपवाक्य है। पांचवा जो आ जाता है, वाक्यों में अक्षांश, योग्यता, क्रम, अन्यवित्ति। किसी वाक्य में इनका होना बेहद आवश्यक होता है। किसी वाक्य के पद को सुनने के पश्चात दूसरे पद को जानने के लिए जो मन की जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। जब वाक्यों का प्रत्येक पद अर्थबोध की जो है व्युत्पत्ति में सहायक बन पड़े तो समझना चाहिए कि उसमें योग्यता विद्यमान है। किसी वाक्य में पदानुक्रम की विधिवत व्यवस्था क्रम अथवा अन्यव्यक्ति कहलाती है। इसमें जो है इनमें से किसी का जो है अभाव वाक्य की अपूर्णता प्रकट करता है, अर्थात तो वाक्य अपने कथ्य को जो है ध्वनित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रचना और अर्थ व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है वाक्यों को अनेक कोटियों में बांटा जा सकता है। वाक्य भेद देखिए, वाक्य भेद में एक होता है रचना की दृष्टि से और दूसरा जो होता है अर्थ निष्पत्ति की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 है, पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य और तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। जबकि अर्थ निष्पत्ति के विधि से दृष्टि से देखिएगा तो होगा विधि सूचक, जो है निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विषयादि सूचक, उसके बाद संदेह सूचक, उसके बाद इच्छा सूचक और उसके बाद संकेत सूचक। तो इसमें क्या हो गया, 8 गो हो गया। कितना हो गया, इसमें 8 गो। तो यहाँ देखिए अर्थ निष्पत्ति दृष्टि से जो वाक्य में भेद है ये 8 गो हो गया, जबकि रचना की दृष्टि से 3 हो गया। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कह रहा है शायद पिताजी आ गए, यह वाक्य है तो संदेह सूचक और संदेहार्थ वाक्य हो गया। झूठ मत बोलो, यह वाक्य हो जाएगा निषेध सूचक वाक्य हो जाएगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, यह वाक्य जो है इच्छा सूचक या इच्छार्थ वाक्य हो गया। नौकरी मिल जाती तो मेरा जो है संकट दूर हो जाता, यह वाक्य में संकेत वाचक है। विचारों को पूर्णता प्रदान करने वाली पद समूह को कहते हैं वाक्य, और पदबंध होता है, क्या होता है, वाक्यांश को ही पदबंध भी कहते हैं। वाक्य वह भाग है जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा जो अर्थ है यह स्पष्ट न कर सके, वो कहलाते हैं पदबंध वाक्यांश कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद देखिए 3 होते हैं। पहला जो होता है सरल, उसके बाद होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अर्थ एवं भाषा के आधार पर वाक्य में भेद 8 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्यों का भेद होते हैं, क्रियायुक्त वाक्य तथा क्रियाविहीन वाक्य होता है। राम जाता है, यह वाक्य जो हो गया ये सरल वाक्य हो गया। जब मेरे पिताजी घर लौट कर आए तब मैं विद्यालय जाऊंगा, यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य हो गया।
मेरे पिताजी शीघ्र प्रयागराज जाने वाले हैं और वहां जाकर मेरे भाई से मिलेंगे तथा मेरे लिए पुस्तक भी लाएंगे। यह वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विचारों को पूर्णता जो है प्रदान करने वाली पद समूह को वाक्य कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है वाक्य की परिभाषाएं दिया गया है। जैसे पाणिनि के अनुसार देखिएगा तो पाणिनि का बुक कौन है, अष्टाध्यायी है, और उसके अनुसार कहा गया है वाक्य में केवल एक तिरंत पद या क्रिया ही नहीं होती है, अपितु एक से अधिक क्रियाएं हो सकती है। उसके बाद देखिए पंडित विश्वनाथ के अनुसार कहा गया है योग्यता, आकांक्षा, अस्थिति या असिपता पद समूह वाक्य हैं। उसके बाद आता है पदबंध या वाक्यांश। वाक्य का वह भाग जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो दे किंतु पूरा अर्थ स्पष्ट न हो उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पदबंध का जो है शब्द क्रम निश्चित होता है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंधों की परस्पर समता और क्रमबद्धता से सार्थक वाक्य बनता है। नेक्स्ट है पदबंध केवल जो है वाक्यांश होते हैं। नेक्स्ट है वाक्य की विशेषताएं हैं। देखिए तो वाक्य भाषा की लघुतम, पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। उसके बाद है वाक्य से तात्पर्य निश्चित अर्थ की प्रतीत होती है। वाक्य में एक पद या अनेक पद हो सकते हैं। वाक्य के द्वारा तत्कालिक दृष्टि से जो अभिष्ट अर्थ भी अभिव्यक्त होती है। वाक्य तीन तत्व होते हैं, एक होता है आकांक्षा, योग्यता और एक अस्थिति या समीपता। इन्हें ही चयन, क्रम एवं परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वाक्य विश्लेषण तथा उनकी वर्गीकरण। तो वाक्य का विश्लेषण देखिए वाक्य के सभी अंगों को पृथक पृथक करके उसके जो है पारस्परिक संबंधों को दिखाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसमें जो है वाक्यों के उपवाक्य को पृथक करके उनका नामकरण करते हुए अनंत पूरे वाक्य का नामकरण किया जाता है। वाक्य विश्लेषण में विभिन्न आधारों पर वाक्य का भेद देखिए तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो जाएगा। अर्थ भाव के आधार पर वाक्यों का भेद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विधिवाचक या विधि सूचक। दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक या निषेध सूचक। तीसरा हो जाएगा आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक। चौथा देखिएगा तो प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक हो जाएगा। उसके बाद पांचवा देखिएगा तो इच्छावाचक या इच्छात्मक वाक्य हो जाएगा। छठा जो होगा संदेहवाचक, संदेह सूचक वाक्य हो जाएगा। सातवां देखिएगा संदेशवाचक या संकेत सूचक वाक्य हो जाएगा। और आठवां जो हो जाएगा विषम्यवाचक या विषम्य दिसूचक वाक्य हो जाएगा। क्रिया के आधार पर वाक्य में भेद देखिए। पहला जो होगा जिन वाक्यों में क्रिया लगी हो उन्हें क्रियायुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा जो कहता है जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग न हो उन्हें क्रिया विहीन वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और प्रकार देखिए। तो पहला क्या था, सरल वाक्य था। इसमें जो है एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। उदाहरण के लिए मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया, पढ़ना हो गया, क्रिया हो गया। दूसरा जो होता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश नीति विषयक भाषण देंगे। सरल वाक्यों में इस उदाहरण का विश्लेषण इस प्रकार है। उद्देश्य में देखिए तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उद्देश्य का विस्तार भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्रिया देंगे और विधेयक व इनका विस्तार कर्म या कर्म का विस्तार या क्रिया का पूरक। भाषण जो है कर्म हो जाएगा। विदेश नीति का विषय कर्म का विस्तार हो जाएगा और कल देखिएगा क्रिया का ये पूरक हो जाएगा। आकृति के आधार पर वाक्यों में भेद देखिए। तो पहला हो जाएगा अयोग्यात्मक वाक्य, दूसरा हो जाएगा अश्लिष्ट योग्यात्मक वाक्य, तीसरा हो जाएगा श्लिष्ट योग्यात्मक वाक्य, और चौथा जो हो जाएगा प्रश्लिष्ट योग्यात्मक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिश्र वाक्य। इसमें जो है एक प्रधान सरल उपवाक्य और एक या अनेक अमिश्रित अधीन सरल वाक्य होते हैं। उदाहरण के में देखेंगे तो जब मेरा भाई मोहन घर लौटकर आएगा तब मैं तुरंत उन्हें यह पुस्तक दे दूंगा। उपयुक्त उदाहरण से विश्लेषण इस प्रकार है। जो है वाक्यों संख्या, उद्देश्य देखिए तो मोहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए उद्देश्य का विस्तार तो मेरा भाई हो जाता है। क्रिया विश्लेषण में जब हो जाएगा, क्रिया में आएगा, क्रिया विस्तार में लौटकर, पूरक में घर हो जाएगा, कर्म में देखिएगा पुस्तक हो जाएगा और इसमें कर्म विस्तार नहीं है। जबकि दूसरा में देखिए तो उद्देश्य मैं हो जाएगा और तीसरा में उद्देश्य का विस्तार नहीं है। क्रिया विश्लेषण में तब हो जाएगा, क्रिया में दे दूंगा हो जाएगा जो है। उसके बाद देखिए क्रिया विस्तार में तुरंत हो जाएगा, कर्म में उन्हें हो जाएगा और
कर्म का विस्तार में ये हो जाएगा। इसके बाद जो आता है संयुक्त वाक्य आता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह शीघ्र ब्रिटेन जाने वाले हैं और वहां जाकर जो है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कहेंगे कि आप जो है सहयोग के लिए कदम बढ़ाए। तो देखिए इस वाक्य में विश्लेषण किस प्रकार है, तो इससे वाक्य संख्या पहला में देखिए तो नरेंद्र मोदी उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार भारत के प्रधानमंत्री है, योजक की है, क्रिया जो हो जाएगा कहा है, क्रिया का विस्तार शीघ्र हो जाएगा, पूरक कर्म और कर्म का विस्तार ये दोनों इसमें नहीं है। दूसरा जो वाक्य संख्या उसमें वह उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार इसमें नहीं है, इसमें योजक भी नहीं है, क्रिया जाने वाले हैं, ब्रिटेन क्रिया का विस्तार है, जबकि कर्म और ये कर्म का विस्तार नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा का क जो है उसमें जो बन रहा है वह जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य का विस्तार इसमें भी नहीं है, वो योजक जो है और है, कहेंगे की है, क्रिया का विस्तार जाकर हो जाएगा, पूरक का कर्म देखिएगा तो कदम हो जाएगा और कर्म का विस्तार प्रधानमंत्री। दूसरा ख जो वाक्य है उसमें देखिए तो उद्देश्य जो हो जाएगा आप हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार इसमें नहीं है, योजक की हो जाएगा, क्रिया बढ़ाएंगे ये है और क्रिया का विस्तार सहयोग के लिए ये भी है, जबकि देखिए पूरक कर्म इसमें नहीं है और कर्म का विस्तार बोरिस जॉनसन है। कह रहा है इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इनमें 4 उपवाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद प्रकार देखिए तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के समानतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा तो विधिवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा तो इसमें मिश्र जो है विधिवाचक वाक्य में जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया। दूसरा क्या है सरल विधि वाक्य में वह जा चुका है, और संयुक्त विधि वाक्य में देखिए उसने भोजन खाया और उसकी भूख जो है मिट गई। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, ये कहता है जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण करिए सरल वाक्य हमने पानी नहीं पिया, मिश्रित वाक्य में मैं पानी नहीं पिया इसीलिए मैंने भोजन नहीं किया। संयुक्त वाक्य में देखिए मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख जो है नहीं मिटी। तीसरा जो आता है ये आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जैसे उदाहरण में देखिए तुम जाओ। चौथा आता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें देखिए जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे क्या तुम जा रहे हो। उसके बाद जो आता है पांचवा विषयवाचक वाक्य में जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो, अरे उसकी टांगें टूट गई हो। उसके बाद छठा देखिए तो संदेह जो है वाचक वाक्य होगा, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह होना प्रकट हो, उसने बुलाया हुआ, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद 7वां नंबर देखिए तो 7 नंबर जो कह रहा है इच्छावाचक वाक्य। क्या है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाएं का बोध हो, जैसे तुम हर कार्य में सफल रहे हो। उसके बाद 8वां जो आता है संकेतवाचक वाक्य आता है, जब वाक्य के वाक्यांश एक दूसरे की संभावनाएं पर निर्भर हो। जैसे देखिए पहला नंबर दे रखा है एग्जाम्पल में आंधी न आती तो पेड़ न गिरता। दूसरा दे रखा है यदि तुम जाओ तो मैं भी जाऊंगा। इस तरह से आज का जो है इसमें इस बुक का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है कवर कर लिए। ठीक है, इसी तरह से इसमें लगभग 12 से 13 चैप्टर दिया हुआ है, तो सारा चैप्टर कवर करेंगे। ये देखिएगा तो बीपीएससी का टीचर या ले लीजिए तो बीपीएससी का मेंस या बिहार दरोगा का मेंस, सब में जो है हिंदी लैंग्वेज भाषा वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें पासिंग मार्क्स रहता है, लेकिन कम से कम 30% मार्क्स लाना चाहिए। जैसे बिहार दरोगा में ही देखिए तो लगभग 1200 से 1300 बच्चा इसमें पास नहीं कर पाता है, और जिसके कारण उसका सेकंड कॉपी चेक नहीं होता है। तो इसीलिए बीपीएससी टीचर में भी हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी नहीं पढ़िएगा तो आपका जो है पासिंग मार्क्स नहीं आने पर सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपका मेरिट तभी बनेगा जब सेकंड पेपर चेक होगा। तो इसीलिए हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हिंदी से आपको 75 में से यदि पढ़िएगा तो जो है फिक्स है जो 50+ सही करके आइएगा। और इंग्लिश में आप 10-15 सही कर लेते हैं तो मान लीजिए आराम से अच्छा नंबर ला लीजिएगा। ठीक है, और पास करना तो ज़रूरी है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।